मार कर ले जाओ, लेकिन इनका दे जाना, वो रखे उधर मार, इनको उनमें है नहीं। हेलो स्टूडेंट, और तो जो क्या था रेशम कीट, इसका जीवन चक्र आपका हो गया था। इसके बाद इसकी फसल जो होती है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जब इसकी फसल की जाती है तो कौन कौन से बिंदु ध्यान दिए जाते हैं, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट सेटिंग आपको डालनी है रेशम कीट पालन उद्योग। रेशम कीट पालन उद्योग। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर भी बोलते हैं, सेरीकल्चर। ठीक। है? उद्योग, रेशम कीट पालन उद्योग, इसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक। तो अगर इसके इतिहास के बारे में जाना जाए तो रेशम का सबसे पहले इस्तेमाल चीनी लोगों ने किया था। वहाँ की एक राजकुमारी थी लोटजन, उसने सबसे पहले रेशम के कीड़े को देखा था और उसने खेती करना स्टार्ट किया था। इसलिए सबसे पहले चाइना में ही रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते थे और वहाँ पर इस उद्योग से संबंधित कुछ नियम भी थे कि इसका जो पालन किया जाता था पूर्णतः सरकार की देखरेख में किया जाता था। इसको पालने की विधि के रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है बिल्कुल गोपनीय रखा जाता था, और यदि उसको कोई ओपन करता था या कोई बताता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था चाइना में। ठीक। तो पहले तो ये उद्योग सिर्फ चाइना तक ही सीमित था। बाहर से कुछ लोग आए भी थे, उन्होंने इसकी विधि को जानने के लिए, लेकिन मालूम नहीं चला। फिर एक पादरी थे जो यूरोप से आए थे, वो चाइना आए और चाइना के कल्चर के बारे में जानने के लिए आए थे। फिर वो यहाँ पर कुछ दिन रुके और उन्होंने जो सेरीकल्चर की विधि होती है, रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको पता लगाया। और एक रेशम के कीड़े को अपने जो डंडा होता था उनका, उसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का लगा रहता था, एक कीड़े को वो उस ढक्कन में लेकर यूरोप चले गए, जिससे यूरोप में भी उसको पालना स्टार्ट हुआ। तो ये तो थोड़ा बहुत इतिहास होता था। पहले ऐसा होता था कि जो विधि होती थी वो बाहर ना जा पाए, हम ही सिर्फ उसका यूज़ करें। अब तो बहुत से देशों में रेशम के उद्योग चल रहे हैं, इसका पालन किया जाने लगा। और कुछ कृत्रिम रेशे भी आ गए, जैसे टेरिलीन, स्टेरिलॉन और नाइलॉन, रेयॉन। ये प्राकृतिक रेशे हैं जो मानव ने खुद तैयार किए हैं, और प्राकृतिक रेशे यही होते हैं रेशम कीट। ये रेशम का जो रेशा होता है ये प्राकृतिक रेशा होता है। तो रेशम कीट पालन उद्योग में लिखना है, रेशम कीट उद्योग चलाने के लिए, रेशम कीट उद्योग चलाने के लिए रेशम कीट उद्योग चलाने के लिए प्रथम आवश्यकता है, चलाने के लिए प्रथम आवश्यकता है प्रथम आवश्यकता है रेशम कीट की अच्छी जाति का चुनाव। रेशम कीट की अच्छी जाति का चुनाव।
ठीक, तो देखो अगर रेशम उद्योग हमको करना है या रेशम को कीड़ी को पालना है तो इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट यही होता है कि अच्छी किस्म के रेशम कीट का हमको चुनाव करना। और सबसे अच्छी किस्म का रेशम कीट होता है शहतूत की पत्तियों पे जो रेशम कीट पाला जाता है, यही सबसे अच्छी किस्म का रेशम कीट होता है। इसके आगे है जिस स्थान पर रेशम उद्योग, जिस स्थान पर रेशम उद्योग लगाना है, जिस स्थान पर रेशम उद्योग लगाना है उस स्थान की जलवायु को, उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखते हुए, उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखते हुए रेशम कीट की जाति का, रेशम कीट की जाति का चुनाव किया जाता है। रेशम कीट की जाति का चुनाव किया जाता है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो जिस स्थान पर हमको रेशम उद्योग लगाना है उस स्थान की जलवायु का पता होना चाहिए कि किस प्रकार की जलवायु, नम है कि आर्द्र है। ठीक, फिर उसी प्रकार से हमको वैसे जिस प्रकार की वहाँ की जलवायु है उसी प्रकार के हमको रेशम कीट की जाति पालनी चाहिए कि जो उस जलवायु में सर्वाइव कर सके और अच्छा रेशम प्रदान कर सके। अब ऐसा नहीं होता कि जलवायु है आर्द्र और ऐसे हम रेशम कीट का चयन करें जो आर्द्र जलवायु में नहीं रह सकते, जो नम जलवायु में रहते हैं, तो फिर वो नहीं रह पाएंगे, रेशम कीट उत्पन्न नहीं होगा या रेशम उत्पन्न नहीं होगा। तो जैसी जलवायु है उसी जलवायु में अच्छी तरह जो कीट सर्वाइव करता है उसी कीट का हमको चुनाव करना चाहिए ताकि हमको अच्छा रेशम और बड़ा रेशम प्राप्त हो सके। आगे है दूसरी आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता है शहतूत के बाग लगाना। दूसरी आवश्यकता है शहतूत के बाग लगाना जिससे लार्वों को हर समय, जिससे लार्वों को हर समय जिससे लार्वों को हर समय खाने की पत्तियां उपलब्ध हो सकें, जिससे लार्वों को हर समय खाने की पत्तियां उपलब्ध हो सकें। ठीक, तो दूसरी आप देखो, पहली आवश्यकता तो क्या है कि हमको सही रेशम कीट का चयन करना चाहिए जो उस वायु में, उस जलवायु में क्या अच्छी तरह रेशम दे। और दूसरी आवश्यकता ये होती है कि शहतूत के बाग लगाना, बहुत सारे शहतूत के पेड़ लगाए जाएं ताकि जितने भी लार्वे हो सके उनको उसकी पत्तियां, क्योंकि जो शहतूत का रेशम कीट होता है वो शहतूत की ही पत्तियां खाता है। अलग अलग रेशम कीट अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को खाता है, तो जो रेशम कीट जिस पत्तियों को खाता है उसके बाग भी साइड में लगाने चाहिए। ठीक, अब हेडिंग है नेक्स्ट, आवश्यक उपकरण। उपकरण, कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले तो है, नहीं थोड़ा लिखना है, रेशम उद्योग में काम आने वाली, रेशम उद्योग में काम आने वाली
अन्य आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है। रेशम उद्योग में काम आने वाली अन्य आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है। अन्य आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है। पहली हेडिंग है उचित स्थान। उचित स्थान। इसमें लिखना है कीटों को कमरे के अंदर पालते हैं। कीटों को कमरे के अंदर पालते हैं। कमरे खुले स्थान पर होने चाहिए। कमरे खुले स्थान पर होने चाहिए। कमरे खुले स्थान पर होने चाहिए। व उनमें स्वच्छ हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था। स्वच्छ हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। होना अत्यंत आवश्यक है। एक कमरा होना चाहिए, उसी कमरे में इसके कीट को पाला जाता है। उसी कमरे में इसकी पत्तियां डाल दी जाती हैं। पत्तियों के ऊपर कीट को भी फैला दिया जाता है। और कमरा कैसा होना चाहिए? बाहरी स्थान पर होना चाहिए, खुले स्थान पर, जिससे स्वच्छ हवा और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में पहुंच सके। दूसरा नंबर लिखो पालन पोषण ट्रे। पालन पोषण ट्रे। अब एक ट्रे होती है जिसे पालन पोषण ट्रे कहते हैं। इस ट्रे में शहतूत की कुछ पत्तियां रख दी जाती हैं और उसके कीटों के जो अंडे होते, अंडों को उन पत्तियों के ऊपर रख देते हैं। एक ट्रे में पत्तियां रख दी, उसी के ऊपर उसके अंडे रख दिए। जब उससे अंडे से कैटरपिलर निकले तो वो सीधे पत्तियों को खाना स्टार्ट कर दे। तो इसमें लिखना है ट्रे में रेशम कीट के अंडों को, ट्रे में रेशम कीट के अंडों को, ट्रे में रेशम कीट के अंडों को शहतूत की पत्तियों के साथ रखते हैं। शहतूत की पत्तियों के साथ रखते हैं। ट्रे में शहतूत की पत्तियां रख दी जाती हैं, उसके ऊपर इसके अंडे रख दिए जाते हैं और इन ट्रों को उसी कमरे में, जो कमरा बनाया गया है, उसी कमरे में कई ट्रे को रख दिया जाता है। एक ट्रे नहीं होती, कई ट्रे होती हैं, सबको कमरे में रख दिया जाता है। अब तीसरा है कोकून ट्रे। कोकून ट्रे। अब जब अंडे निकलेंगे, अंडों से कैटरपिलर निकलेंगे, कैटरपिलर क्या बनाएगा? कोकून बनाएगा। तो कोकून को अलग ट्रे में रखा जाता है, जिसे कोकून ट्रे बोलते हैं। तो इसमें लिखना है कोकून निर्माण के लिए तैयार लार्वों को, कोकून निर्माण के लिए तैयार लार्वों को इसमें रखा जाता है। तैयार लार्वों को, तैयार लार्वों को इसमें रखा जाता है। अब जो कैटरपिलर होता है, जब शहतूत की पत्तियों को खा लेगा और शहतूत की पत्तियों को खाने के बाद उसकी लार ग्रंथियों से
जब लार्वा निकलेगा तो कोकून का निर्माण कर लेता है ऐसे चारों तरफ, बीच में क्या हो जाता है, कैटरपिलर। तो जब ये कोकून बन जाता है तो इसको निकाल के कोकून ट्रे में रख देते हैं, क्योंकि फिर ये दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है, साथ में नहीं रखेंगे, दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है तो इसको कोकून ट्रे में रख देते हैं और फिर इसी ट्रे से उसके जो रेशम होता है उसको निकाला जाता है। आगे लिखो, पत्तियां काटने वाला चाकू। चौथा नंबर है पत्तियां काटने वाला चाकू। देखो, यह शहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए होता है। यह शहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए होता है। यह शहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए होता है। पत्तियों को काट के ट्रे में रख देते हैं। अब नेक्स्ट है आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी, इसी को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, इसी को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता नापी जाती है, उससे वायुमंडल की भी आर्द्रता नाप सकते हैं। जैसे बरसात के दिनों में उमस, आर्द्रता का मतलब होता है उमस, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो उस रूम की आर्द्रता को भी मापा जाता है, मतलब कितना आर्द्र है। ठीक, तो एक हाइग्रोमीटर की भी ज़रूरत होती है। एक टेम्परेचर मापने वाले तापमीटर की भी ज़रूरत होती है। तो आर्द्रता मापी लिख लिया बस। अब छठवां लिखो तापमापी। तापमापी, जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तापमापी से क्या, टेम्परेचर मापा जाता है, रूम का कितना टेम्परेचर है। निश्चित टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर शहतूत के कीड़ों के लिए अच्छा होता है उतना ही टेम्परेचर रखा जाता है रूम का। अब एक नेक्स्ट ऐड होंगे ओवन। साथ में है ओवन। ओवन का मतलब होता है, आपने देखा वो ओवन में जितना टेम्परेचर हम चाहें उतना कर सकते हैं। इससे खाने को गर्म करने में भी ओवन का प्रयोग किया जाता है। तो एक ओवन होता है, उसमें जो जीवन चक्र होता है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो कीट जिस अवस्था में होता है ओवन में उतना ही टेम्परेचर कर दिया जाता है और उसमें रख दिया जाता है। जब वो अवस्था पूर्ण हो जाती है तो नेक्स्ट अवस्था में पहुंचता है, उस अवस्था में जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना टेम्परेचर कर दिया जाता है। तो ओवन सिंपल भाषा में इसका उपयोग हम खाने को गर्म करने में भी करते हैं। बहुत से घरों में ओवन रखा रहता है, उसमें रख देते हैं तो खाना गर्म बना रहता है। तो एक ओवन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें लिखेंगे जीवन व्रत की विभिन्न अवस्थाओं को, जीवन व्रत की या जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तापक्रम पर रखना आवश्यक है। विभिन्न तापक्रम पर रखना आवश्यक है। विभिन्न तापक्रम पर रखना आवश्यक है, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर हम अपने हिसाब से नहीं घटा बढ़ा सकते, इसलिए ओवन रखे जाते हैं। उसमें जिस जीवन के जिस चरण में
जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना का टेम्परेचर कर देते हैं और ट्रे को उसमें रख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फ्रीजर। 8वां है फ्रीजर। अब फ्रीजर में अंडे रखे जाते हैं, अंडों को इकट्ठा रख दिया जाता है। तो इसमें लिख लो, अंडों को संग्रहित करने के लिए फ्रीजर आवश्यक है। अंडों को संग्रहित करने के लिए फ्रीजर आवश्यक है। ठीक, तो अगर हम रेशम कीट का उद्योग करना चाहते हैं तो इतने उपकरण की हमको आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेनेज प्रबंध। ग्रेनेज प्रबंध। देखो, ग्रेनेज प्रबंध क्या होता है? अच्छी जाति के रेशम के कीड़ों का प्रबंध करना ही ग्रेनेज प्रबंध कहलाता है और उन्हीं को हम रेशम उद्योग में यूज करते हैं। तो अच्छी जाति के रेशम के कीड़े का चुनाव करना ही ग्रेनेज प्रबंध कहलाता है। तो इसमें 1-2 लाइन लिखेंगे कि अच्छी जाति के रेशम कीटों का प्रबंध करना, अच्छी जाति के रेशम कीटों का प्रबंध करना रेशम कीटों का प्रबंध करना तथा रेशम कीट पालने वालों को अच्छी जाति के बीज देना, अच्छी जाति के बीज देना, ग्रेनेज प्रबंध कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे से आपको थोड़ा और लिखना है, 1-2 लाइन। अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए, अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए प्यूपा से बाहर निकलते ही, प्यूपा से बाहर निकलते ही, प्यूपा लास्ट स्टेज होती है। प्यूपा से अगर बाहर निकल, पहले बनता है कोकून, कोकून से बनता है प्यूपा, प्यूपा से जब बाहर निकलता है तो नर या मादा होता है, उड़ने के लिए तैयार होता है। तो जैसे प्यूपा से बाहर निकला, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। ठीक, निकलते ही नर और मादा को मैथुन से पहले ही अलग कर दिया जाता है। नर व मादा को मैथुन से पहले ही अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया जाता है। फिर एक समूह की मादा का दूसरे समूह के नर के साथ, फिर एक समूह की मादा का दूसरे समूह के नर के साथ फिर एक समूह की मादा का दूसरे समूह के नर के साथ संगम कराने के लिए एक साथ रखते हैं। संगम या मेल्टिंग, संगम कराने के लिए एक साथ रखते हैं। मतलब क्या होता है, दूसरे जाति के नर या मादा के साथ संगम कराया जाता है, क्योंकि अगर उसी जाति के नर और मादा के साथ संगम कराएंगे तो उसी जाति का रेशम पैदा होगा। अगर हम दूसरी जाति के
किसी दूसरी जाति के रेशम की कीड़े के साथ इनका संगम कराते हैं तो एक नई जाति का रेशम कीट प्राप्त होगा, अच्छी जाति का प्राप्त होगा। तो ये कराना जरूरी होता है। जैसे हाइब्रिड बोलते हैं, जैसे बीज होते हैं हाइब्रिड बहुत से मार्केट में मिलते हैं, मतलब एक बीज का दूसरे बीज के साथ क्रॉस कराते हैं तो एक नया बीज पैदा होता है, जैसे संकर या हाइब्रिड कहते हैं। ऐसे ही इनमें दूसरी जाति के साथ संगम कराया जाता है जिससे अच्छी नस्ल के रेशम प्राप्त होते हैं। ठीक, बस इतना ही लिखना है। तो ग्रेनेज प्रबंध हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कल के वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। ठीक।